प्रिय विद्यार्थियों, पिछली मीटिंग में हम लोग महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले BA पार्ट 3 में समाजशास्त्र के सेकंड पेपर पे बात कर रहे थे। सेकंड पेपर का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 यूनिट पे हमने चर्चा की। यहाँ पे आज हम चौथी यूनिट पे चर्चा कर रहे हैं, भारतीय समाज की संरचना एवं संयोजन। मैं यहाँ थोड़ी सी बात आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि जिस प्रकार ये शरीर है, ठीक इसी प्रकार समाज है। और उदाहरण लीजिए आप, एक फुटबॉल जो छोटे छोटे टुकड़ों से फुटबॉल का बाहर का हिस्सा बना होता है, एक शॉर्ट पुट जो पूरा एक लोहे का पिंड होता है। ठीक जैसे लोहे का पिंड है वैसा सोसाइटी नहीं होता, बल्कि फुटबॉल के बाहरी खोल की तरह अलग अलग हिस्से हैं। उसी तरह से समाज में बहुत सारी संस्थाएं हैं, समाज में बहुत सारे लोग हैं। तो कहने का भाव कि समाज की अपनी एक संरचना है। शरीर में जैसे विभिन्न अंग अपने अपने जगह रहते हुए निश्चित प्रकार का काम करते हैं, ठीक इसी प्रकार समाज की भी अपनी एक संरचना है। उस संरचना के साथ एक निश्चित प्रकार का संयोजन है। निश्चित प्रकार का यदि संयोजन उसमें नहीं हो तो समाज विखंडित अवस्था में आ जाएगा, समाज लॉन्ग टर्म तक चल नहीं सकता है। हम देख रहे हैं कि जिस समय से ये इस व्युत्पन्न में या जिस समय से ये अस्तित्व में आया है, उस समय से लेकर आज तक हम निरंतर समाज के विकास को देख रहे हैं। सामाजिक संरचना और संयोजन में क्या क्या चीज आती है ये देखते हैं। नंबर 1 पे है ग्राम। भारत में लगभग पूर्व में 70% और अब लगभग 60% पॉपुलेशन जो है आज भी रूरल एरियाज में रह रही है। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, आधुनिक काल में भारतीय जनसंख्या जो है गांव से शहरों की तरफ पलायन कर रही है। हालांकि इससे अनेक और बातें उभरती है, अनेक इससे समस्याएं भी आ रही है, लेकिन फिर भी गांव से शहर की तरफ पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन समाज की संरचना का गांव भी एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक उसका सेल है, एक उसका डिपार्टमेंट है, उसका अपना एक समाज में महत्व है। इसके बाद में सब कस्बा, गांव से थोड़ी बड़ी जगह होगी। गांव में लगभग एक कुनबे के लोग रहते हैं, या कुनबे के लोगों के साथ कुछ वो लोग जो कामगार होते हैं वो उनके साथ अटैच होते हैं, जुड़े रहते हैं। लेकिन कस्बे में थोड़ा सा गांव से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, थोड़ी क्षेत्र बड़ा होता है उसका, उसमें ठीक सामुदायिक भावनाएं वो सब वैसे ही विद्यमान है। कुछ थोड़ी बहुत हाट दुकानें उसमें लगी रहती है। ये कस्बा है। तो कस्बे, गांव का कस्बे से रिलेशन है जिस प्रकार का, ये आपस में जुड़ाव है, तो ये संरचना बनी रहती है। उसके बाद है ग्रामीण नगरीय अनुबंध। कस्बे के बाद में नगर आता है, जो एक बहुत बड़े जगह पे फैला होता है, बहुत उसकी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, बड़े बड़े उद्योग भी वहाँ पे स्थापित होते हैं। वो लोग बाग गांव से नगरों की तरफ अपने आप धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। ग्रामीण और नगरीय अनुबंध, हमें यहाँ इस चैप्टर में यह चीज देखेंगे कि गांव और नगर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे गांव और नगर जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इसके अनुबंध, क्या अनुबंध है ऐसे जिससे गांव और नगर के बीच में एक निश्चित प्रकार की व्यवस्था बनी रहती है। इसके बाद आता है नगरीकरण, जिसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। मैंने पूर्व में भी आपसे बात किया कि गांव से शहर की तरफ लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ 2-3-4 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। जो बहुत छोटी जगह थी, आज बहुत बड़ी जगह है, आप उनको देखेंगे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है धारूहेड़ा। बिल्कुल छोटी सी जगह थी, लेकिन आज वो बहुत बड़ा शहर बन गया है।
कारण कि वहाँ पे हीरो होंडा का एक प्रोजेक्ट आया, सोनी टीवी का एक प्रोजेक्ट आया, और जैसे ये प्रोजेक्ट आए लोग बाग काम करने के लिए वहाँ आए, धीरे धीरे वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती गई और आज धारूहेड़ा बड़े शहरों में शुमार होने लगा है। इसी प्रकार इस्पात नगर, जिसको टाटा नगर के नाम से जानते हैं, इस्पात नगरी कहते हैं, वो भी एक छोटी जगह थी, बहुत बड़ी जगह हो गई है। आप देख रहे हैं मुंबई इतनी बड़ी जगह नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बड़े बड़े उद्योग लगे और लोग बाग गाँवों से नगर की तरफ पलायन करने लगे और एक बहुत बड़ा महानगर का उसने रूप ले लिया। पूरे भारतीय संदर्भ में देखें तो बहुत सारी ऐसी जगह है। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि नगरीकरण की अनेक समस्याएं हैं। नगरीकरण में सबसे बड़ी समस्या तो हमारे सामने होमलेस की आती है। होमलेस पीपल्स बेघर लोगों की संख्या बहुत हो जाती है, कारण कि जितने लोग पलायन करके वहाँ आते हैं उतने लोगों के लिए मकानों की व्यवस्था नहीं हो पाती है, भिक्षावृत्ति बढ़ जाती है, वेश्यावृत्ति बढ़ जाती है, अपराध, अनेक प्रकार के अपराध का वो एक गढ़ बन जाता है। इसके अलावा अनेक प्रकार के नशों का वहाँ पे प्रचलन हो जाता है। तो लेकिन नगरीकरण कुछ मायने में राष्ट्र के विकास के लिए नगरीकरण अच्छी चीज भी है, लेकिन वहाँ एक निर्दिष्ट प्रकार की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। उसके बाद आता है साहब जनजाति। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा कि जब जंगलों में रहने वाले लोग जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। देखिए, वर्तमान में जनजाति और पूर्व की जनजाति में एक डिफरेंस आ गया है मेरे दृष्टिकोण में, कि कंदमूल का सेवन करना और कंदराओं में रहना वो जनजाति अब नहीं है, बल्कि अब जनजाति जो है वो सभ्यता से जुड़ गई है। उन्होंने अपनी एक संस्कृति सीख ली है और उसी संस्कृति से सभ्यता का जन्म हुआ है। आज जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में बॉर्डर पे बहुत सारी जनजातियां हैं, जैसे ढोलकिया है, ग्रासिया है, सहरिया है, संथाल है। ये जो जनजातियां हैं, इन जनजातियों में अब वो पहले वाली बात नहीं है, कुछ अंतर आ गया। लेकिन हम यहाँ ये देखने का प्रयास करेंगे इनकी क्या योग्यताएं हैं, क्या इनको आज प्रॉब्लम आ रही है, क्या समस्याएं हैं, और इन समस्याओं से इनके जीवन पे, इनके सामाजिक परिवेश में क्या प्रभाव आ रहा है। हम यहाँ इस चीज को देखना चाहेंगे। कमजोर वर्ग जो राष्ट्र की संसाधनों में कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं है, जो कमजोर है, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है, वह कमजोर वर्ग, उसकी यहाँ क्या समस्याएं आ रही है। दलित, हालांकि हम पीछे की बात को देखते हैं तो मेला ढोने वाले लोगों को इस श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन वर्तमान संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन भी नहीं आया है, अभी भी और परिवर्तन आना है। इन सब लोगों को ये समाज की मुख्य धारा में जुड़ना है और समाज की मुख्य धारा में इनको जोड़ना है। तो इनके उत्थान के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार क्या प्रोग्राम चला रही है, वो प्रोग्राम इन तक पहुंचे, वो लोग इनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। इसी अध्याय में हम देखना चाहेंगे भारत में स्त्री की स्थिति क्या है, उस पर कितने प्रकार से कैसे कैसे कुठाराघात हो रहे हैं, किस दृष्टिकोण से, किस नजरिया से उसको देखा जाता है, क्या उसकी अपनी समस्याएं हैं, भारतीय संदर्भ में स्त्री का क्या महत्व है। आज हम वर्तमान में देख रहे हैं कि महिला अग्रणीय है, लेकिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से इसके उत्थान के जो प्रयास कर रही है वो भी हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा लोग जिनकी एक जाति विशेष के और उनके बीच में, या एक धर्म विशेष के उनके बीच में, जैसे दूसरे धर्म के थोड़े लोग वो एक अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, जैसे मुस्लिम है, जैसे सिख है। अब हिंदुज़म की जहाँ बात करते हैं तो मुस्लिम, सिख, जैनिज्म, ये सब जो है ये अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक के बीच में क्या प्रॉब्लम रहता है, क्या प्रभाव आते हैं, हम इनको यहाँ देखना चाहेंगे। जनसंख्या की रूपरेखा, भारतीय समाज की संरचना और संयोजन में जनसंख्या की क्या रूपरेखा है। जनसंख्या
का ढांचा कैसा है, क्या भारतीय संसाधनों के अनुरूप जनसंख्या है या अनुरूप जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है, तो वो यहाँ हम देखना चाहेंगे। और इससे संबंधित जो विचार वस्तु है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसे किस तरह से सुधारात्मक रवैये में लाया जा सकता है। तो मेरा कहने का भाव है कि समाज शास्त्र के सेकंड पेपर बीए पार्ट 3 के भारतीय समाज के 4थी यूनिट का ये सब्जेक्ट आपका पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम को हम अभी ब्रीफली देख चुके हैं, लेकिन एक एक बिंदु को बिंदुवार हम इसको गहराई से अध्ययन में लेंगे। धन्यवाद।